मैं चाहती हूँ कि आप आज सादा अल्फाज में हमारे नाजरीन को बताइए कि ये जो एक IMF से मुआहदा है, जिसको हुकूमत ये कह रही है कि पिछली हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, मुश्किल मुआहदा किया, इसका असर हमें आज पड़ रहा है। महंगाई की जिम्मेदारी तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत दोनों पर है। जून 2022 में जो हमने बजट रखा था इस हुकूमत ने, अगर महंगाई उससे ज्यादा बढ़ी है तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर उनको पता था कि वो बारूदी सुरंग बिछाए गए हैं तो फिर उन्होंने जो बजट पेश किया था वो तो जून में पेश किया था, तो उसके बाद जो दुगनी महंगाई हुई है उसकी किसकी जिम्मेदारी है? पहले तो ये बता दिया जाए। IMF से जो मुआहदा इमरान खान साहब ने किया था वो तोड़ा मानता हूँ मैं, लेकिन जो मुआहदे मिफ्ता इस्माइल ने किए थे वो भी उन्होंने 2 दफे तोड़े। तीसरा ये था कि जो मामला तय हुए थे डार साहब ने उनको तोड़ा 2 मरतबा, वो किसकी जिम्मेदारी है वो भी बता दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। अभी आपने मरियम नवाज का खिताब सुना था और वो ये कह रही थी कि हम सब बहुत परेशान हैं, हमें एहसास है कि मुल्क में महंगाई बहुत है। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ साहब लंदन में परेशान है, जो मुल्क में मुश्किल फैसले हमें लेने पड़ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊँ कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसका असर एक आम आदमी पर किस तरह से पड़ता है, क्योंकि वो सब कुछ महंगा होता है। और एक ऐसे वक्त में नाज़रीन जब महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा हो और तनख्वाह आपकी वहीं की वहीं हो, ऐसे में तेल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें एक आम सारिफ की जेब पर बहुत महंगी पड़ती हैं। ईंधन के इस्तेमाल से ही जिंदगी का पहिया चलता है। अगर ये महंगा होता है तो फिर सब महंगा होता है, क्योंकि हर काम का इन्हिसार सवारी पर है और सवारी डीजल और पेट्रोल से चलती है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अगर बैरूनी मंडी में एक बैरल में $5 का इजाफा हो तो उसका बराह रास्त असर मुल्क में 27 बेसिस पॉइंट्स की सूरत में होता है। यानी कि महंगाई की शरह 0.27% बढ़ती है, जो कि बराह रास्त एक असर है। इसके अलावा इसका असर इनडायरेक्ट तरीके से भी होता है। तेल की कीमत में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं। दूसरे सूबों और ममालिक से आने वाली सब्जियों और फलों और दीगर अजनास की नकल हमल के अखराजात में भी कई गुना इजाफा होता है, जिससे अशिया खुदनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं और इसका बोझ पड़ता है बेबस सारिफीन पर और उनको बोझ उठाना पड़ता है। इस वक्त इसाक डार ने आवाम पर पेट्रोल बम फेंक कर महंगाई की आग मजीद भड़का दी है। शहरियों की आमदनी नहीं बढ़ी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने आवाम की जिंदगी गुजारने के अखराजात पर इजाफी दबाव डाला है। अब देखना यह है कि आगे दबाव मजीद कितना बढ़ेगा और एक आम आदमी इसमें कैसे गुजारा करेगा, क्योंकि उसकी क़ुव्वत खरीद, उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त सब खत्म हो चुकी है। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशरियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहती हूँ कि आप आज सादा अल्फाज में हमारे नाजरीन को बताइए कि ये जो एक IMF से मुआहदा है, जिसको हुकूमत ये कह रही है कि पिछली हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, मुश्किल मुआहदा किया, इसका असर हमें आज पड़ रहा है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ है और IMF को हमें अब राज़ी करने के लिए और मज़ीद कितने मुश्किल फैसले करने होंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसकी महंगाई की जिम्मेदारी तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत दोनों पर है, लेकिन अब चूँकि हम आज की बात कर रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि जून 2022 में जो हमने बजट रखा था इस हुकूमत ने, अगर महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ी है तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर उनको पता था कि वो बारूदी सुरंग बिछाए गए हैं तो फिर उन्होंने जो बजट पेश किया था वो तो जून में पेश किया था, तो उस अप्रैल में ये आ चुके थे, तो उसके बाद जो दुगनी महंगाई हुई है उसकी किसकी जिम्मेदारी है? पहले तो ये बता दिया जाए। नंबर 2, IMF से जो मुआहदा इमरान खान साहब ने किया था वो तोड़ा मानता हूँ मैं, लेकिन जो मुआहदे मिफ्ता इस्माइल ने किए थे वो भी उन्होंने 2 दफे तोड़े। वो किस खुशी में तोड़े वो बता दिया जाए। तीसरा ये था कि जो मामला तय हुए थे डार साहब ने उनको तोड़ा 2 मरतबा, वो किसकी जिम्मेदारी है वो भी बता दिया जाए। और तीसरी जो मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि अगर आप स्टेट बैंक के साथ मिलकर रुपए की कदर के साथ खिलवाड़ करें तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है और IMF बेवकूफ़ नहीं है। मैं क्यों बात ये कर रहा हूँ? देखिए, जब मिफ्ता इस्माइल रुखसत हुए थे तो उस वक्त $1 239 रुपये का था, 239 $1। लेकिन उसके बाद सट्टेबाजी भी जारी रही, उसके बाद हुंडी हवाले का कारोबार भी हुआ, उसके बाद स्मगलिंग भी हुई, तबाही बर्बादी हुई। लेकिन 25 जनवरी को हमारा जो रुपए की कदर थी उसमें बेहतरी आई, उस 239 के मुकाबले में वो कैसे आ गई? एक सवाल है ना। वो इसलिए आ गई कि आपने स्टेट बैंक के साथ मिलकर ज़बरदस्ती उसको मसनूई तौर पर कम रखा, लेकिन खुली मंडी में वो 265 रुपये का था। तो वो जब मुतवाज़ी मार्केट में अगर वो 265 का है, इसका मतलब ये कि समंदर और पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम भी वहीं से बेचते हैं, फिर तो उन्होंने रेमिटेंस आनी बंद हो गई। जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा जी तो मिलने बाद में पैसा तो इंटरबैंक से मिलता है, उन्होंने वहाँ
पैसे रोक लिए, सरमायाकारी भी आगे बंद हो गई। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तीसरी बात मैं बड़ी अहम आपको बात बताने वाला हूँ, सब बातें छोड़ दीजिए आप। 27 सितंबर 2022 को हमारे जो डार साहब हैं उन्होंने हलफ उठाया। अक्टूबर 2020 में, वस्त अक्टूबर में, अब मिड अक्टूबर में आ जाइए, आपको मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त डॉलर 220 रुपए का था पाकिस्तान में, और वो सही था, इंटर बैंक में वो सही था, क्योंकि ब्लैक मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अगर वो IMF से उस वक्त मुआहिदा कर लेते तो फिर ये रुपए की कदर 200 पर आ जाती, जो वो कहा करते थे, क्योंकि बाद में पैसा आते और पेट्रोल की कीमत भी कम होती, बढ़ती, ये नहीं बढ़ती। हुआ ये है कि उन्होंने IMF के साथ एक मुआहिदा तोड़ा, उसकी वजह से IMF ने अपनी शराइ सख्त कर दी, रिजर्व गिरने लगे, महंगाई बढ़ने लगी। उसके बाद दोबारा और ये बातें जो कर रहे हैं कि हमने अभी जो कैप हटाया है इससे ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी या ग्रे मार्केट खत्म हो जाएगी, आपको लगता है कि अब जो ये फैसले करने चाहते हैं वो अब कहीं पर भी असरअंदाज होंगे या कहीं कर पाएंगे वो इस तरह से कुछ कंट्रोल चीज़ों को? नहीं, देखिए ना, ये बात तो है कि जितना लूट मार करके पेट भरना था वो फिलहाल भर लिया। मैं बिल्कुल वाज़ेह बात कर रहा हूँ। देखिए, जब आपको मैं बता रहा हूँ कि जब 220 रुपये 231 का रेट था इंटर बैंक मार्केट में, तो वहाँ 265 चल रहा था, तो पैसा बाहर से आया। अब आपने वहाँ 265 पे पहुँचा दिया, तो अब ब्लैक मार्केट में 2-4 रुपये का फ़र्क होगा, वो जो नॉर्मल था। लेकिन वो जो ग्रे मार्केट थी उसमें जो 25-30 रुपये का फ़र्क था वो तो आपने रेगुलराइज कर दिया ना, तो आप मजीद तो फ़ौरन नहीं लूटेंगे ना। तो लेकिन अब जो तबाही बर्बादी आएगी मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब जब रुखसत हुए थे तो 12.3% महंगाई थी मार्च में। इन्होंने बजट में रखी थी 11.5% जी। बजट पे रखी थी, किसने रखी थी? जो बजट PMLN या PDM ने पेश किया था, 11.5 रखी। अगर आज 24.5 है तो वो जिम्मेदारी किसकी है, मुझे बताया जाए। और सर कई जगह तो ये भी खुद भी कह रहे हैं कि 30% तक महंगाई है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहती हूँ कि ये अभी बार बार ये कहते हैं, अभी मरियम साहबा भी कहकर गई कि क्योंकि ये इमरान खान ने मुआहिदा किया, क्योंकि आप तो इकोनॉमिस्ट है ना, आप तो न्यूट्रल हैं, आप सही बात में बताएंगे कि इमरान खान ने मुआहिदा किया इसलिए ये इतने मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, या हुकूमत ने बीच में IMF से मुआहिदा तोड़ा तो इसलिए हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं? नहीं, तो ये तो आपने मुझे खुद ही जवाब दे दिया। देखिए, मैं डिफरेंशिएट करना चाह रही हूँ। जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन मैं क्या बात बता दूं, ये बात सही है कि इमरान खान साहब ने 28 फरवरी को जो मुआहिदा तोड़ा था, गलती की, उसके मनफी असरात आए, वो हम मान लेते हैं। लेकिन अक्टूबर 2020 में जब 220 रुपये का डॉलर आ गया था और तमाम हालात ठीक थे, तो डार साहब ने वो किसकी मशवरे पर किसको खुश करने के लिए मुआहिदा नहीं किया और उसको गिरने दिया, वो किसकी जिम्मेदारी? अगर डार साहब को सब पता था, वो ये कहते थे मैं डॉलर 200 रुपये पे लेके आऊँगा, अगर वो नहीं ला सके या नहीं लाने की कोशिश की और उसको उठा के आपने 270 तक पहुँचा दिया, 3 दिन जो गुजरे हैं 25, 26, 27 की 3 वर्किंग डेज, उसमें 39 रुपये गिर गया। ये जिम्मेदारी जो है ये मौजूदा हुकूमत की है। लेकिन मैं एक जुमला आपसे ज़रूर कहूँगा कि हम ये सब मईशत की जो बातें कर रहे हैं, सलामती की भी, मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आज भी सरमाए का फरार जारी है, दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं। मुझे जो खदशा है कि IMF की शराइत के बाद आपको बहुत शौक था इस मुल्क में डिफ़ॉल्ट, अगर 1-2 साल के बाद वो डिफ़ॉल्ट करा के ये कहा गया कि भाई आपने तो डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपके यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें भी हो रही हैं, बाहर से भी आपके यहाँ जो है फायरिंग हो रही है सरहद पार से, तो आप इस काबिल नहीं है कि आपके जौहरी प्रोग्राम को रखा जाए। तो आज सियासत हटके इमरान ने क्या किया, शहबाज शरीफ ने क्या किया, हम इसके छोड़ें। अगर 1 साल के बाद ये दुनिया फैसला करती है, इस्तेमारी ताकतें फैसला करती हैं, एक जौहरी ताकत पाकिस्तान अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, दहशतगर्दी हो रही, अपने आप को डिफॉल्ट कर दिया। तो सर आप उस खदशे का इजहार कर रहे हैं जो अभी तक सिर्फ कयास आराइयां की जा रही हैं, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खदशे का इजहार कर रहे हैं? मैं वो खदशे का इजहार उससे आगे की बात कर रहा हूँ। देखिए, डिफ़ॉल्ट 2023 में तो नहीं कराएंगे, आपको मैं बता दूं, हमने जो जल्दबाजी में किया, लेकिन जब ये शौक़ पूरा होगा हुकूमत का और सियासतदानों का जो कहते हैं डिफ़ॉल्ट, जब ये शौक़ पूरा होगा तो आज अगर IMF आपको चने चबा रहा है, मिफ्ता इस्माइल के दौर में 900 मिलियन डॉलर की किस्त देने के लिए 1700 रुपये की टैक्स लगाए, अब ये रुपए की कदर गिराई, उस वक्त ये इसके अलावा वो ये कहेंगे कि भाई दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं हमारे मुल्क में, दुनिया में, आप दहशतगर्दी हो सकती है आपकी वजह से, तो अब आप मेहरबानी करके जौहरी पावर रखने के इस काबिल नहीं है। तो मेरा कहना, मईशत तो तबाह हो ही रही है, आवाम तो तबाह हो ही रहे हैं, सलामती को खतरा
खतरात तो पड़ ही रहे हैं। आम आदमी अपनी जिंदगी से, अपने बच्चों की मुस्तकबिल से मायूस जरूर है, लेकिन आज अगर इस मोहलत से फायदा नहीं उठाया, जो मैं कह रहा हूँ 2023 तक कोई खतरा नहीं, 1 साल है आपके पास, उसके बाद अगर वो ये फैसला करते हैं तो फिर आपके जौहरी प्रोग्राम का क्या होगा, आपके दिफाई बजट का क्या होगा, आपकी जो जोग्राफी नक्शा है क्या है, उस खतरे से डरें और आज की तारीख में ये फैसला कर लें अगले हफ्ते, बल्कि एक जो है आप बुलाएं इजलास कौमी सलामती कमेटी का, तमाम पार्टियों को शिरकत की दावत दें। आज ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है कि सारी पार्टियां बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, ये मुल्क की मईशत का सवाल है, आगे फिर हमारे और सलामती के मामलात इससे जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बड़ी आपने बहुत ही एक क्या कहना चाहिए कि नाजुक सूरत हाल की बात की है। वैसे तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि मुल्क एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन वाकई आज मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और तमाम सियासतदानों को, स्टेक होल्डर्स को बैठ के इस पर बात करने की ज़रूरत है। सिर्फ तकरीरों और खिताबात से कुछ नहीं होना। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ